स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। पीरियड 3 एलिमेंट के सबसे पहले इनके नाम को याद करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। सोडियम का ताल्लुक ग्रुप नंबर 1A से है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2A और एल्युमिनियम का ताल्लुक है 3A से। सिलिकॉन का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 4A से है और फास्फोरस का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 5A से। सल्फर का ताल्लुक ग्रुप नंबर 6A से। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7A से और आर्गोन ग्रुप नंबर हमारे पास 8A से ताल्लुक है। तो इसी तरह से सोडियम बनाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और क्योंकि ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक इसको एक क्लोरीन चाहिए होगा। और जबकि मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाएगा और फास्फोरस 2 क्लोराइड बनाएगा, एक PCl5 यानी फास्फोरस 5 क्लोराइड बनाएगा और दूसरा PCl3 फास्फोरस 3 क्लोराइड बनाएगा। तो इसी तरह से जबकि सल्फर जो होगा वो हमारे पास यानी डाई सल्फर डाई क्लोराइड बनाएगा, एक ही क्लोराइड। जबकि क्लोरीन खुद डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है तो ये फिर क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है, इनर्ट होता है और एनर्जेटिकली ये स्टेबल नहीं होता है। और जबकि आर्गोन जो होगा ये भी हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये भी क्लोराइड नहीं बनाएगा। तो ये टोटल 8 एलिमेंट में से क्लोरीन और आर्गोन फर्दर क्लोराइड नहीं बनाएंगे। तो क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट को कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन आर कॉल्ड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि देखिए NaCl है तो ये क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट है, एक बाइनरी कंपाउंड, इसके अंदर 2 एलिमेंट पर ये मुश्तमिल है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनके क्लोराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्लोराइड का नाम है NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसके अंदर ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड पाई जाती है और जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली ज़्यादा होती है। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, NaCl जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में NaCl के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, फिक्स होते हैं। और जबकि लिक्विड फॉर्म मोल्टेन फॉर्म में क्या होते हैं, आयन डिटेच हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट है ये वैसे भी, और इलेक्ट्रिक करंट मोल्टेन फ्यूज फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। जैसे मैंने लिखा नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म एंड ए कंडक्टर इन लिक्विड आर मोल्टेन फॉर्म। डिसोल्यूशन की बात करते हैं, NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन पैदा करता है, क्योंकि NaCl खुद ही क्या है, एक स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना है। तो कोई भी साल्ट जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बनेगी तो वो साल्ट हमेशा उसका जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास हो गया NaCl के हवाले से इसके स्ट्रक्चर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डिसोल्यूशन। इसके बाद हम दूसरे मेंबर की तरफ आते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसका स्ट्रक्चर भी सोडियम क्लोराइड की तरह आयनिक है, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और ये भी एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक बॉन्ड होती है, और लिहाजा इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें भी ऐसा है कि ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिकल आल्दो इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट बट इन सॉलिड फॉर्म मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू ईच अदर, मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं और ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं। जबकि मोल्टेन फॉर्म या लिक्विड फॉर्म या फ्यूज फॉर्म में लाते हैं तो ये आयन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास कर लेते हैं। इसके बाद डिसोल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए डिसोल्यूशन में ये कि हम MgCl2 को हम पानी में डालते हैं तो ये सिंपली पानी में जाकर ये बेस पैदा करता है, लेकिन पानी थोड़ा सा एक्सेस में रखना है। और वाटर के 6 से जो है ना हमारे पास एटम इसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसको हम वाटर बना लेते हैं H2O। और वाटर के 6 एटम अटैच होते हैं क्योंकि वाटर खुद इसका चार्ज 0 होता है तो इसका चार्ज है +2, तो होल इसका जो चार्ज होता है। इसी तरह से 2 क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाते हैं।
तो यानी इसको डिज़ोल्व करने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक हमारे पास टेट्रा हाइड्रोक्स मतलब मैग्नीशियम हमारे पास हेक्सा एक्वा हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड वो है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड है। इसका नाम अगर हम लिखे तो इसको हम हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम 2 आयन कह सकते हैं। तो इसी तरह से एक बेसिक सोल्यूशन बनाता है। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास जो क्लोराइड है इसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको हीट अप करने की ज़रूरत होती है और एल्युमिनियम को पाउडर बना लेते हैं और इसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है AgCl3। इसके स्ट्रक्चर में एक खास बात यह है कि इसके अंदर पार्टली आयनिक होती है और पार्टली कोवेलेंट, यानी इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी होती है और कोवेलेंट बॉन्ड भी पाई जाती है। एक खास बात इसमें यह है। और दूसरी खास बात यह है कि यानी ये जो डाइमेरिक फॉर्म यानी ये डाइमर्स बनाता है, यानी एक AlCl3 दूसरा AlCl3 के साथ बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और एक लॉन्ग चेन बन जाता है जिसको हम डाइमेरिक फॉर्म कहते हैं। तो इसी वजह से ये एक तो पार्टली आयनिक बॉन्ड होती है प्लस ये डाइमर्स बनाते हैं, तो इनकी हाई जो है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और एल्युमिनियम क्लोराइड में एक खास बात यह है कि ये सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है और लिक्विड फॉर्म में भी नहीं करता है। तो इसका रीजन ये है कि सॉलिड फॉर्म में इसलिए नहीं करता है, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिक करंट इसलिए पास नहीं करता है क्योंकि सॉलिड के अंदर आयन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जब इसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो इसके आयन जो है ना ये कंपाउंड खुद क्या होता है प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह से ये टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में ये खुद क्या होता है हमारे पास प्योर कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। और हमें पता है कोवेलेंट कंपाउंड में न फ्री आयन होते हैं और न फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिहाजा एल्युमिनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में तो वैसे भी नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास, जबकि लिक्विड फॉर्म में ये कोवेलेंट कंपाउंड में तब्दील हो तभी भी ये नहीं करता है। तो मैंने लिखा दे डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म बिकॉज सॉलिड फॉर्म आयंस आर फिक्स्ड एंड लिक्विड फॉर्म कंपाउंड्स बिकम कोवेलेंट। इसी तरह से देखिए अगर इसको हम पानी में डालते हैं तो ये हमारे पास है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं, इसको करेक्शन करेंगे, पानी में डालेंगे तो ये एक हमारे पास एक हाईली वीक बेस बनाएगा यानी एल्युमिनियम यानी ये जो है ना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस हमारे पास क्या बनाएगा HCl बनाएगा। तो अब आप देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही वीक बेस है और HCl का एक स्ट्रांग बेस है, तो इसका एसिडिक सोल्यूशन बनता है यानी सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो एसिडिक बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है जो कि सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड है, तो ये हम सिलिकॉन को पाउडर फॉर्म में लाते हैं और इसी तरह से क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड एक लिक्विड बन जाता है। और इसी तरह से अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड यानी एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होती है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो लिहाजा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है कम होती है और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और ये वैसे भी एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट वैसे भी ये पास नहीं करता है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में न फ्री आयन होते हैं और न फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है हमारे पास एक बहुत ही वीक यानी एसिडिक ऑक्साइड देता है जिसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये एक बहुत ही वीक एसिडिक ऑक्साइड है और जबकि HCl क्या है हमारे पास एक स्ट्रांग एसिड है। तो इसी तरह से इसका जो सोल्यूशन का जो ओवरऑल जो नेचर होता है वो हमारे पास क्या होता है एसिडिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लोराइड है PCl3 है और PCl3 हमारे पास है क्योंकि हमें पता है जो फास्फोरस है ये P4 की सूरत में पाया जाता है और क्लोरीन के साथ ये कराते हैं तो PCl3 बनाता है। इसका स्ट्रक्चर भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और इसके अंदर सॉरी यहाँ पर हम इसको वीक कर लेते हैं, इसके अंदर वीक यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं और ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो नॉन कंडक्टर होता है ड्यू टू द कोवेलेंट मॉलिक्यूल।
इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते तो ये फास्फोरिक एसिड पैदा कर लेता है, और हमें पता है फास्फोरिक एसिड एक अच्छा खासा स्ट्रांग एसिड होता है, और प्लस क्या है ये HCl पैदा कर लेता है। इसके बाद क्योंकि फास्फोरस के 2 क्लोराइड होते हैं, तो अगर हम क्लोरीन की मकदार बढ़ा देते तो ये PCl5 भी बना लेता है। PCl5 बेसिकली सॉलिड होता है, जबकि PCl3 लिक्विड होता है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है PCl3 के मुकाबले में। ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन नहीं होते हैं। और इसके बाद जब डिसोल्यूशन की बात करेंगे, हम PCl3 को पानी में डालेंगे तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना लेगा प्लस HCl बनाएगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास PCl5 और PCl3 के हवाले से है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये समझना है, जब PCl5 को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखते हैं तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये PCl4 जो कि प्लस और PCl6 ये माइनस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। ये याद रखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये एक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये टेम्परेचर अगर 163 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आते हैं तो ये PCl5 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इससे मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये दोबारा क्या होता है, टूटकर PCl3 और प्लस Cl2 में तब्दील हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो क्लोराइड है वो हमारे पास है डाइसल्फर डाइक्लोराइड है। तो ये डाइसल्फर डाइक्लोराइड हमारे पास सिंपली कि सल्फर के हमारे पास 2 एटम क्लोरीन के एटम के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, और इसी तरह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, और ड्यू टू द क्या है हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास नहीं करेगा क्योंकि लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी, क्योंकि एक प्योरली एक कोवेलेंट कंपाउंड है। डिसोल्यूशन की बात करें तो ये है कि डाइसल्फर डाइक्लोराइड को जब हम पानी में डालते हैं तो ये मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है, जिसमें से HCl, सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे क्या करता है ये कंपाउंड्स बना लेता है।